वेलकम बैक। आप सुबह का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वह हिंदी भाषा जो लैंग्वेज 1 के रूप में आप चूज करते हैं। अधिकतम बच्चे हिंदी भाषा लैंग्वेज 1 के रूप में ही चूज करते हैं। तो ये इनमें क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, और कभी कभी किसी का शिफ्ट में आप कम्प्लेक्स क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन किसी किसी का शिफ्ट में बहुत ईजी भी पूछा जाता है। तो ये भी दिसंबर 2021 का पेपर है। तो आप देखिए कि इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पैसेज को लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बन रहा है, पूछा जा रहा है। क्या ये आपको ये वाला सेट क्या आपको ईजी लगा या हार्ड लगा, ये भी बताइएगा आप। चलिए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पैसेज को बड़ा आराम से पढ़ते हैं। पैसेज को आराम से पढ़ने के साथ साथ अगर आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन भी कर लेते हैं या समझते भी है, तो आपको फिर क्वेश्चन बनाने में दोबारा फिर इस पैसेज पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। तो बातें यहाँ पर हमें बहुत कुछ याद रह जाती है माइंड में। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि कैसे इनको और आसानी से और बहुत आराम से इसको बना पाए। तो पहला है कि चित्रों की भाषा ऐसी स्वच्छंदता उन्मुखता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने कथ्य को स्वयं गढ़ता है। पढ़ने वाला क्या करता है? अपने कथ्य को स्वयं गढ़ता है। जहाँ बंधन ना हो, जहाँ कैसा हो, बंधन ना हो, वहीं स्वच्छंदता और सृजनात्मक अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। इसलिए जो चित्रात्मक किताबें होती है, जिसमें चित्र होती है, वह बच्चों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। तो चित्रात्मक किताबें कैसी केंद्र रहा है? आकर्षण का केंद्र रहा है। आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ यह अनुभव भी रहा है कि रंगीन चित्रात्मक किताबों को देखते ही बच्चों के भीतर उसे छूने, पकड़ने और उसके भीतर की दुनिया में झांकने के लिए पन्ने दर पन्ने उलटने की उत्कट इच्छा बच्चों को सक्रिय बना देती है ना। जब ही रंगीन पाठ्य पुस्तक बच्चे देखता है आंगनबाड़ी में, तो उसके अंदर ये उत्सुकता जग जाती है कि उसे हम तुरंत पलटे, है ना। बच्चा पलटते जाता है, पूरे किताबें पलटते चला जाता है, क्योंकि उसको एक पर एक रंगीन और आकर्षक चित्र उसको देखने को मिलता है। इसीलिए पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान यही है कि हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़ने की प्रक्रिया का पहला सोपान क्या है? तो किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करना। ये पूछा जा सकता है। देखते हैं इस तरह का सवाल आता है कि नहीं आता, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात को हम अंडरलाइन किए। और उन्हें खोलकर देखने की तीव्र इच्छा भी हो। एक बार किताबें खुलते ही उसमें मौजूद अवधारणाओं का संसार भी धीरे धीरे खुलने लगता है। दरअसल बच्चों की प्रतिक्रिया ही इन अवधारणाओं को बनने का प्रमाण है। अधूरी अथवा गलत अवधारणाएं भी चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित परिवर्तित होती चली जाती है। तो अधूरी और चित्रात्मक जो होती है वह भी क्या होती है? अधूरी और चित्रात्मक गलत अवधारणाएं भी चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित परिवर्तित होती चली जाती है। एक बात और जो इन अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अवधारणाओं के किसके है? अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वह क्या है जी? संदर्भ युक्त परिवेश। तो ये भी पूछा जा सकता है। संदर्भ युक्त परिवेश में अवधारणा का बनना, यानी अवधारणा जो बनती है वह संदर्भ युक्त परिवेश में बनती है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और बहुत प्यार से क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 का क्वेश्चन आपका है कि पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान। देखिए ये वाला सवाल हम आपको अंडरलाइन करवाए थे कि पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो पुस्तकों के प्रति आकर्षण। क्या हो जाएगा? पुस्तकों के प्रति आकर्षण होनी चाहिए, तभी बच्चा क्या करता है? अधिक से अधिक पढ़ता है। क्योंकि आकर्षण आप कैसे आता है? तो इन्होंने कहा था कि क्या चित्रात्मक पुस्तकें अगर होगी तो पुस्तकों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और बच्चा पढ़ने की और ज़्यादा उत्कट होगा, ज़्यादा उसके तरफ आकर्षित होगा। तो यही आपका पहले 91 का सी आपका सही हो गया। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को खाली जगह प्रदान नहीं करता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया है नहीं करता है ना। तो जो कौन कौन करता है? चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को उन्मुखता करता है, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा। सृजनात्मक उत्पन्न करता है, बिल्कुल हमारे यहाँ हमने पढ़ा। स्वच्छंदता, स्वच्छ मतलब स्वतंत्र रूप से बच्चा सोचता है, ये भी हमने पढ़ा। और सीमितता के बारे में नहीं पढ़ा, इसीलिए आपका यही आपका क्या होगा? सही और सटीक आंसर निकल गया।
कि चित्रात्मक पुस्तकें जो है बच्चों को खाली जगह प्रदान नहीं करता है, वह सीमितता प्रदान नहीं करता, लिमिटेशन नहीं देता है। चित्रात्मक देखने से बच्चा असीमित रूप से सोचता है। तो यही आपका आंसर होगा। बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है, बच्चे की सृजनात्मक में बाधक क्या है जी? तो क्या रंगीन पुस्तकें है? नहीं जी, रंगीन पुस्तकें तो उसका समर्थक है, उसको तो और बढ़ाता है सृजनात्मक की प्रक्रिया को। उन्मुखता नहीं, उन्मुखता तो और बढ़ता है बच्चे की सृजनात्मकता। बच्चे जितना उन्मुक्त होंगे उतना ज़्यादा सृजनात्मक होंगे बालक। बंधा बंधाया कथ्य, यही बिल्कुल सही है। कल्पनाशीलता भी उसके सृजनात्मक में बाधा नहीं है, बल्कि उसको क्या करता है और प्रभावित करता है और अच्छा बनाता है। इसलिए इसका सही और सटीक आपका हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और 94 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 94 क्वेश्चन में आपका कि जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे अवधारणाएं बना रहे हैं। पहला ही हमने कहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं जी? अवधारणाएं बना रहे हैं। रटे उत्तर नहीं होगा, पूछे गए प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, इस तरह का कोई बात ही नहीं आया था पैसेज में। परीक्षाओं की तैयारी कर रही है, भी कोई बात नहीं आया। तो अवधारणाओं के निर्माण बना रहे होते हैं जब बच्चों चित्र को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? बन रहा है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। इसलिए इसका यही सवाल जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा बातचीत में सक्षम हो जाता है या अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित कर देता है। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने आ गया, क्योंकि यहीं आप देखे होंगे कि यहाँ क्या था? अधूरी और गलत अवधारणाएं संशोधित करते हैं, क्योंकि चित्रों और चित्रों के बारे में यहाँ देखिए ना, अधूरी अथवा गलत अवधारणाएं, अधूरी गलत अवधारणाएं भी चित्रों और चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित परिवर्तित होती चली जाती है। तो यहाँ आप देख लिए, इसको आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से एक ही बार में इसका आंसर आपको मिल गया होगा। और इसका जवाब क्या हो जाएगा जी 95 का कि चित्रों बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और हम लोग 96 की तरफ बढ़ते हैं। तो 96 में आपका ये क्वेश्चन है, यहां पर देख लीजिए 96 यहां हो गया आपका। यह सवाल है अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में क्या निराधार कल्पना महत्वपूर्ण है? नहीं जी, संदर्भ युक्त परिवेश महत्वपूर्ण है। आप कहिएगा सर कैसे मार दिया आप टीक? तो आप देख लीजिए ना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ बहुत आसानी से तो दे रखा है कि अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। क्या संदर्भ महत्वपूर्ण? संदर्भ युक्त परिवेश, संदर्भ युक्त परिवेश महत्वपूर्ण है। तो देखिए कितना आसान सा आपका क्वेश्चन का यहाँ आंसर छुपा हुआ था। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर संदर्भ युक्त परिवेश बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 97 क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से थोड़ा ग्रामर, अब ग्रामर जो पूछता है ना वो आपको इसी पैसेज में इसी गद्यांश से निकाल करके ही विपरार्थक शब्द या फिर प्रत्यय और खास करके उपसर्ग ज्यादा पूछा जाता है, तो यहीं से पूछा है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है। ग्रामर जो बेसिक ग्रामर होती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक हो गया, और क्या हो जाएगा जी संधि विच्छेद वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा है कि शारीरिक में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय क्या होता है जी? जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, जो किसी शब्द के क्या अंत में, प्रत्यय का मतलब ही होता है अंत में, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है जी? तो उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के या शब्दांश के पूर्व में जुड़ करके, पहले जुड़ करके उसके शब्द को अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये दोनों तो बेसिक बात है, तो आपको पता होनी चाहिए प्रत्यय उपसर्ग के बारे में। तो यहाँ पूछा गया है कि शारीरिक में प्रत्यय है, तो शारीरिक में प्रत्यय की बात कर रहा है। तो लास्ट में क्या जी? तो शरीर में जब आप इक जोड़े तभी न बना शारीरिक जी। तो इक प्रत्यय है, क्या है यहाँ पर? तो इक प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई भी दो मत नहीं है, आप भी सही बनाए होंगे, हम पूरा आशा कर रहे हैं। चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है कि जो चित्रात्मक किताबें हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है चित्रात्मक किताबें क्या है जी? तो किताबें क्या है? एक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जो उसकी विशेषता को बताता है वह चित्रात्मक होता है। वो क्या होता है? सॉरी, चित्रात्मक भावनाओं में वह क्या होता है जी? विशेषण होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को जो बताता है उसे हम विशेषण
विशेषण कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना, एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, तो चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द क्या है जी? विशेषण है। बिल्कुल सही निकल गया। प्रविशेषण क्या होता है? देखिए, प्रविशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता को बताता है। यहां हो जाता सुंदर चित्रात्मक किताबें, तो सुंदर क्या हो जाता? प्रविशेषण हो जाता। जब विशेषण की विशेषता बताए तो वह प्रविशेषण, और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण। और संज्ञा के बारे में तो आप तो जानते ही होंगे, क्रिया विशेषण जो क्रिया की किसी विशेषता को बताता है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 99 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कारक चिन्ह नहीं है। देखिए, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन पूछेगा जी, बताइए आप लोग कि कारक चिन्ह नहीं पूछा है कि कौन कारक चिन्ह है, नहीं है। तो कारक के बारे में तो आप जानते हैं ना कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, सब पढ़े होंगे ना बचपन में। तो आप बिल्कुल यहाँ बना लीजिए। यहाँ पूछा है आपसे कि नहीं है, तो का तो है, संबंध का के की निश्चित आता है, तो के भी है, की। अब देखिए, ये देखिए की, ये वाला की सही होगा, ये वाला की सही होगा। तो आपने सुना होगा कि संबंध का के की, है ना, तो का के की में ये वाला की जो है ना नहीं होता है, बल्कि ये वाला की होता है, कौदुर्गीकार की वाला होता है। इसलिए सी क्या हो जाएगा? इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम, और ये देखिए आपसे पद्यांश भी पूछा गया है, और बड़ा अच्छा पद्यांश दिया है। नन्हा सा बच्चा बड़ा सा बस्ता, लादे जाता पीठ पर, हाथों में बोतल, आंखों पर चश्मा, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, होमवर्क करे रात भर, सपने में मम्मी की डांट, मैडम की छीछी, सहपाठी चिढ़ाते हंसते ही, न ठीक से खाना, न ठीक से सोना, न नानी के घर जाना है, छुट्टियों में न मौज मस्ती, छुट्टियों में ना मौज मस्ती, छुट्टियों में मौज मस्ती भी नहीं होता बच्चा को, देख लीजिए, बड़ा बच्चा सबको परेशान कर रखा है गार्जियन सब। तो न त्योहारों का उद्यम मचाना, बच्चा का यह प्रकृति होती है, छुट्टियों में मौज मस्ती करे और उद्यम मचाए त्योहारों में, तो उनसे हम भी छीन लेते हैं ये सब चीजें। देखिए 12 महीने एक ही रट, 12 महीने हम लोग क्या एक रट रख के रखते हैं बच्चे के साथ, प्रथम हमको आना है, ये बच्चा की बहुत दुखदाई बातें हैं। बच्चे से हमेशा हम फर्स्ट आने की अपेक्षा करते हैं और उसका सारा बचपन छीन लेते हैं उससे, ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रगति नाम का दानव लील गया है, बचपन को जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था, है ना, ये नहीं, प्रगति नाम का दानव लील गया है बचपन को, यानी प्रगति नाम का जो दानव है वह बचपन को लील गया है, मतलब खा गया है। उसको खा गया है जी, बचपन को खा गया है प्रगति के नाम पर, प्रगति करना, फर्स्ट करना, इसी के नाम पर बचपन को बच्चा का छीन लिया है, खा गया है। जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था वृद्धों को, यानी जो ब्लड प्रेशर किसमें को हुआ करता था जी? वृद्ध लोग को हुआ करता था, बुजुर्ग लोग को हुआ करता था, अब होने लगा है नन्हे को, अब नन्हा बच्चा को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है जी। देखिए कितनी हम दुखदाई बच्चे को यह सुना रहा है, बच्चे की भावनाओं को। लोगों अब तो संभल भी जाओ, बच्चों को बच्चा रहने दो, रेस का घोड़ा मत बनने दो, बच्चे को बच्चा ही रहने दो, बचपन पूरा एंजॉय करने दो, और उसे सिर्फ रेस का घोड़ा फर्स्ट आना ही पड़ेगा, चाबुक के मारो और उसे हम दौड़ाओ घोड़े के जैसा कि नहीं फर्स्ट आना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल मत करो। तो ये बहुत अच्छा हमको लगा आपका ये पद्यांश, ये कविता का अंश बहुत अच्छा लगा। तो देखिए अब इससे सवाल आपसे पूछा गया है कि बचपन को किसने समाप्त कर दिया जी? तो बोलिए बचपन को किसने समाप्त कर दिया? प्रगति की अपेक्षा, बिल्कुल सही है, प्रगति की अपेक्षा हम जो है ना तरक्की के नाम पर ही बचपन को क्या किया? बर्बाद कर दिया। देखिए यहाँ दिया हुआ भी आपका है कि यहाँ पर सवाल था कि प्रगति के नाम पर दानव लील गया बचपन को, यानी बचपन को क्या कर दिया जी? खत्म कर दिया, छीन लिया गया। तो यही सवाल है ना, बचपन किसने समाप्त कर दिया? तो प्रगति की अपेक्षा हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है, अब बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कविता में बच्चा व्यस्त रहता है ना, कविता में बच्चा कहाँ व्यस्त रह रहा है? कविता में जो बता रहा है कि बच्चा कहाँ आजकल व्यस्त हो गया है जी? तो खेलने कूदने में नहीं जी, खेलने कूदने तो देते ही नहीं है, कविता में ऐसा कहा गया है। पढ़ने लिखने में, बिल्कुल सही बात है, पढ़ने लिखने में बच्चे इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चा का बचपन ही खत्म हो गया है, मौज मस्ती तो करने ही नहीं देते हैं आप लोग, तो कट ही जाएगा। चलिए 101 का क्या हो गया जी? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और 102 की तरफ चलते हैं। 102 में आपका सवाल है कि कविता में बच्चों में ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है। तो कविता में जो है बच्चे के अंदर ब्लड प्रेशर की बात कही गई है।
तो कविता में जो है बच्चों में ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है और ये सवाल 102 नंबर का है। तो नानी के घर जाने का तनाव, क्या इसके कारण ब्लड प्रेशर बच्चा का बढ़ रहा है? नहीं जी। तो क्या मनपसंद खाना ना मिलने का तनाव है? नहीं, ऐसा तो छोटी छोटी बात के लिए ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा। सहपाठियों द्वारा चिढ़ाने का तनाव? नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रथम आने का तनाव बिल्कुल सही है और आपको दिखा भी देते हैं कि ये कहाँ दिया गया है। देख लीजिए, ये लाइन को बड़ा अच्छा से पढ़िए। जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था वृद्धों को, यानी जो वृद्धों को, जो बुजुर्ग लोग को ब्लड प्रेशर होने लगता था, वो अब होने लगा है नन्हे को। लोगों वो अब तो संभल भी जाओ, बच्चों को रहने दो, ग्रेस का घोड़ा मत आओ। ये यहाँ पर है ना प्रगति, यहाँ पर आपको दिखाया होगा कि बच्चे को जो इतना प्रथम आने की तनाव देते हैं कि हम लोग अपेक्षा करते हैं कि बच्चा क्या करे जी, उससे कि वह प्रथम आए, है ना। साफ साफ लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, प्रथम आने का तनाव, है ना। बच्चों को ये बस्ता, ये तो ठीक था यहाँ तक, है ना। घर जाना, छुट्टियों, प्रथम हमको आना है, यही बात जो बताता है कि बच्चों को तनाव इसी कारण बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर इसी कारण बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे से अपेक्षा किया जाता है अपने माता पिता के द्वारा कि वह फर्स्ट करे, फर्स्ट में भी फर्स्ट करे, यानी सबसे फर्स्ट करे, ऐसी बातें होती है। इसीलिए बच्चों को क्या होता है जी, प्रथम आने का तनाव ही बच्चों का ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण है। तो एक सही इसका होगा। दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया? तो इस पर क्या बच्चों को रेस का घोड़ा बनने पर बल दिया गया? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। कक्षा में प्रथम आने पर बल दिया गया? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा गया है। इस कविता में जो बल दिया गया है वो है बच्चा, यहाँ देखिए, यहाँ से दिया गया ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक है, बच्चों का बचपन न छीनने पर बल दिया गया। ये यही लास्ट में जो आपको बताता, पढ़ने लिखने पर बल नहीं दिया गया है। इसमें जो बताया गया है कि बच्चा से जो ना आपका बचपन न छीने, ये अपेक्षा की गई है। यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बात कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि बच्चों को बच्चा रहने दो, रेस का घोड़ा मत बनाओ, यानी बच्चे को बच्चा रहने दो, उसका बचपन को नहीं छूनो, इसी पर बल दिया गया है और इसी पर आधारित ये कविता बड़ा सुंदर कविता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात भर कौन सा क्रिया विशेषण है? तो रात भर की बात हो रहा है ना, रात भर है ना, दिन भर, यह समय को बताता है, इसलिए जो समय को बताता है वह क्रिया विशेषण कालवाचक कहलाता है। यह भी ग्रामर है। प्रगति में उपसर्ग वह मूल शब्द है। अब यहाँ उपसर्ग पूछा था, वहां प्रत्यय पूछा, तो उपसर्ग क्या हम तो बता ही दिए, तो ज्यादा आप बताएंगे नहीं। उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है। तो प्रगति में गति, गति मूल शब्द हुआ, प्र क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो प्रज और गति यही ना होगा जी, प्रज और गति ही मूल शब्द और उसका उपसर्ग है। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु। प्राथमिक स्तर पर अगर बाल साहित्य आप चयन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होनी चाहिए बाल साहित्य में? रंगीन चित्र होनी चाहिए, या सार्थक पुनरावृत्ति होनी चाहिए, या संक्षिप्तता होना चाहिए, केवल चित्रात्मक? तो बात जहां केवल का हो तो काट दीजिए, संक्षिप्तता तो होगा ही नहीं। ए और बी पर सवाल करते हैं। आप बताइए कि रंगीन चित्र ज्यादा उपयुक्त है सार्थक बाल साहित्य में, या सार्थक पुनरावृत्ति ज्यादा, यानी जो सार्थक, जो बच्चों को सिखाना है, जो बच्चों को अधिगम कराना है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है क्या? तो यही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा एक खाली जगह है। तो भाषा क्या है जी? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, आप लोग जानते होंगे इस बात को। और क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास, औजारों के नाम खोजकर लिखना। औजारों को क्या करना है? नाम खोजकर लिखना। उदाहरण है, बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का है या अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इसको काट दीजिए। संपूर्ण पाठचर्या में भाषा से है या विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय? ये भी नहीं होगा, है ना। आपका ए और बी में, ए और सी का आप चर्चा कर सकते हैं, दो तो ऐसे ही कर जाएगा। बच्चों को सर्वज्ञ बनाना, ये भी उतना महत्वपूर्ण बातें नहीं लग रही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लगा संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, यानी भाषा जो होना चाहिए वह सभी में होनी चाहिए। हम औजारों के नाम से भी भाषा बच्चा को सिखा रहे हैं, इसलिए संपूर्ण पाठचर्या में भाषा बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे 109 का क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन से आपका कि मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। अच्छा, कतई है ना, कतई जहर वाला बात हो गया ना, अच्छा नहीं लगता। वाक्य में काले शब्द का मतलब बताओ। या प्रश्न वाक्य में जो काले शब्द, यानी ये जो कतई
के कतई के बारे में ही आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब बताने के लिए पूछ रहा है। यह प्रश्न जो है बहुत कठिन है, यह नहीं पूछा जाना चाहिए, या बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। या संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण, बिल्कुल बिल्कुल सही है यही कि संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण देने की यह बात हो रही है कि ये जो मुझे बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं होता, यह संदर्भ से आधारित बात कर रहा है कि किस संदर्भ में बात कर रहा है। वह जिस संदर्भ में बात कर रहा है, सब्जी के संदर्भ में बात कर रहा होगा, किसी के संदर्भ में बात कर रहा होगा, किसी से रिलेट करके बात कर रहा है, तो वह संदर्भ में शब्दावली का यहां उदाहरण है कतई शब्द। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। और 110 पर हमारे देश की खाली जगह विविधता, हमारा एक भाषाई खाली जगह है। तो हमारे देश की भाषिक विविधता जो है ना, भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई क्या है जी, संबल है, अर्थात हमारा क्या है जी, संसाधन है, एक संबल है, एक मजबूती है। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं तो हमारा देश टूट फूट जाएगा, बिखर जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप सुने होंगे हमारे अपने देश के बारे में कि अनेकता में एकता की भावना हमारे अंदर है। हमारे अंदर भले ही कल्चर अलग है, भाषा अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, लेकिन हम लोग सब एक साथ बंधे हुए हैं। किसके लिए जी, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के प्रति हमारी आस्था है, राष्ट्र के प्रति हमारा सम्मान है, और राष्ट्र के प्रति ही हमारी जो गौरव है, हमारी जो इतिहास है, उसी को हम जोड़ करके एक साथ बंधे हुए हैं और इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए आपका ये नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का 110 का जवाब सटीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 111 क्वेश्चन। देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम खाली जगह होनी चाहिए। तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया ना, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए जी, मातृभाषा होनी चाहिए। बच्चे मातृभाषा से ही अपने स्कूल आते हैं, सीख के आते हैं ना। माता पिता जो घर परिवार की भाषा है उसी को मातृभाषा कहते हैं। अब बच्चे उसी को सीख करके स्कूल में आते हैं, तो हम उसकी मातृभाषा का अगर इस्तेमाल करके ही उसकी शिक्षा देंगे तो वो ज़्यादा उसमें प्रगति करेगा ना। और यही बात आपको NEP 2020 भी यही बताता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी बात पर जोर देता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो है ना, किस में देना चाहिए शिक्षा जी, तो मातृभाषा में देना सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को खाली जगह बनाती है। तो क्या बनाती है जी, शिक्षण सामग्री जो TLM होता है ना, वह भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या बनाती है जो, तो सरल बनाती है, रोचक बनाती है, समावेशी बनाती है, जटिल बनाती है। तो सरल बनाती है ना, बिल्कुल सरल बना देगा, आसान बना देगा शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं हम लोग 113 क्वेश्चन देखते हैं। किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। यानी जहां मौखिक अभिव्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा और वहां ज्यादा है ना सर्वाधिक गुंजाइश, यानी वहां पर मौखिक अभिव्यक्ति देखने को ज्यादा मिलेगा। तो जीवनी में होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मकथा में भी ज्यादा मौखिक अभिव्यक्ति की बात नहीं होगी, डायरी में भी नहीं होगा। लेकिन एकांकी जो होता है ना, किसी काल्पनिक कल्पना वाला जो छोटा सा कहानी होती है ना, उसके बारे में हम जब सुनाते हैं, वह जीवन से रिलेटेड जो कोई ऐसी घटनाएं जो दृश्यात्मक घटनाएं होती है, जिसे आपने देखा, यानी मेले के कथन, जैसे मान लो मेला देख के आया और उसके बारे में आपसे पूछ रही थी, ये मौखिक अभिव्यक्ति, यही एकांकी कहलाती है। तो इसीलिए एकांकी में मौखिक अभिव्यक्ति की सर्वाधिक गुंजाइश होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में खाली जगह के माध्यम से लेखन कौशल विकास किया जा सकता है। बच्चों के अंदर जो लेखन कौशल के विकास करते हैं ना, तो विकास करने की एक क्रम प्रक्रिया है। कैसे हम बच्चे के अंदर लेखन कौशल के विकास करेंगे? सीधे बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि आप क से कमल लिख लो, है ना। कैसे लिख लेगा बच्चा? ऐसे तो नहीं लिख लेता ना। लेखन कौशल के विकास की एक क्या चरण होती है, एक प्रक्रिया होती है जो आपको दिया हुआ होता है सिलेबस में। तो उसमें होता है कि बच्चे के अंदर सबसे पहले आप उसे रेखांकन करना सिखाइए। इसलिए इसमें बोलता है कि बच्चा सबसे पहले आड़ी तिरछी रेखा खींचने के लिए सीखता है, रेखांकन करने के लिए सीखता है ना। जैसे तैसे वह खींचेगा, रेखा उखा बनाएगा और उसके बाद फिर वह चित्रांकन करेगा। चित्र बनाने पर है ना, उसको ना गोल गोल पॉइंट दे के हाथी जैसा बना देते हैं और बच्चे को क्या कहते हैं, इस पर दोहराओ। तो वह हाथी जैसा चित्र पर दोहराता है, क्योंकि चित्र देखना बच्चे को पसंद है और मजा आता है उसको, जो जल्दी से उसको पूरा कर दे, रंगीन बना दे। इसलिए रेखांकन और चित्रांकन लेखन कौशल के विकसित करने की सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी शब्द लेखन या वाक्य लेखन ये सब तो होगा ही नहीं जी, है ना। शुरुआती प्रक्रिया तो होगा, थोड़ा लिपि ज्ञान तो ये तो होगा नहीं। नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 115 सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तुम्हारे परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? तुम्हारे परिचित, कोई बच्चे से पूछ लिए कि बताओ तुम्हारे आसपास जो परिचित नदी है उसके किनारे, उसके बगल में क्या क्या होता है। तो सवाल बच्चों को खाली जगह का अवसर देता है। तो कैसा अवसर देगा जी? यह सवाल आप बच्चे से पूछते हैं तो बच्चे के अंदर क्या होती है जी,
अपनी नदियों की जानकारी देता है या अपने अनुभवों को साझा करने की बात करता है? बिल्कुल सही है। अगर जब आप इस तरह का सवाल पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारी नदी के किनारे जो परिचित नदी है, आसपास नदी है, उसके किनारे क्या क्या होता है, तो बच्चा के जो अनुभव है वो अनुभव को आप साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम बताओ, है ना। और बच्चा बड़ा चाव से बताएगा क्योंकि उसका अनुभव है ना कि बगल में जो नदी है उसके बगल में पेड़ है, उसके बगल में कोई खेती है, धान लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो वो उसको बड़ा चाव से बोलेगा और उस अनुभव को आप प्रोत्साहित करने की मौका दे रहे हैं। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल यही बताता है कि अपने अनुभव को साझा करने की बात की या अवसर देता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाषा अर्जन क्षमता, ये तो सवाल बहुत आसान लग रहा है जी। भाषा अर्जन क्षमता खाली जगह से संबंधित है। तो भाषा अर्जन क्षमता जो LAD की हम लोग क्या, ये चॉम्स्की महोदय बात करता है और हम लोग इसको पढ़ते हैं बड़ा चाव से अपने क्लास में कि LAD का मतलब होता है लैंग्वेज, और A का मतलब होता है एक्यूजेशन, और D का मतलब डिवाइस होता है। हमारे मस्तिष्क में यानी प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में चॉम्स्की ने कहा कि LAD नामक डिवाइस फिट होता है और उसी के कारण कोई भी व्यक्ति भाषा को अर्जन कर लेता है, भाषा को क्या करता है, अर्जित कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और बिना किसी एफर्ट का, बिना किसी नियमबद्ध प्रक्रिया के वह भाषा क्या करता है, सीख लेता है। इसी को भाषा अर्जन क्षमता कहते हैं और इसी का LAD नाम दिया गया है और यह दिया है चॉम्स्की महोदय ने। आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है। अच्छा, मोना जो है वह किस क्लास में पढ़ रही है जी? कक्षा दूसरी में पढ़ती है। पढ़ते समय वो अटकती है, पढ़ते समय वो अटकती है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। संभवतः वह खाली जगह से ग्रस्त है। वो किससे ग्रस्त है? जब बात पढ़ने की आ जाए और अटकने की बात आ जाए, नहीं पढ़ने में उसकी दिक्कतें हो रही है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, रीडिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, अर्थात ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये जो विकार है वह डिसलेक्सिया से संबंधित होगा। आपको अच्छी तरह से इसको पता होगा। हमारे चैनल में भी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एफेजिया, डिस्फेजिया और ये प्रेक्सिया सबके बारे में बड़ा अच्छा से बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा। आप जैसे ही देख लीजिएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पिक्चर के साथ हम समझाएं तो इसमें अगर ग्राफिया की बात आती है तो ग्राफिया का मतलब होता है लिखने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी बालक को या बालिका को, तो वह डिसग्राफिया से ग्रसित होगा। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है अगर उसे गणना करने में दिक्कत हो रहा है ना, यानी गणितीय प्रक्रिया में गणना करने में अगर बच्चे को दिक्कत हो रहा है या कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है तो डिसकैलकुलिया से वह विकार से संबंधित है। और वह अफेजिया जो बच्चों का अगर स्पीकिंग डिसऑर्डर जो होता है ना, बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, तब वह क्या हो जाती है, अफेजिया कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं, हम इसके बारे में बताए हैं वीडियो में, आप इसको देख लीजिए प्लीज, जाके प्लेलिस्ट या फिर वीडियो वाला लिस्ट में जाइएगा, आप आराम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 118 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा और लाजवाब सवाल है। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो सुनी और पढ़ाई जो कहानियां है उसके आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी इसमें कहानी को शब्द से दोहराना, यानी बच्चों को अगर कोई कहानी सुनाते हैं तो उसको आप अगर जांच करना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी गतिविधि सबसे महत्वपूर्ण होगा? अगर शब्दों को शब्द से दोहराने कहेंगे तो बच्चा रट्टा मार होगा, ये संभव ही नहीं है। कहानी के पात्रों के नाम बताना ये भी उतना इंपॉर्टेंट, उसको जो है ना मस्तिष्क में उतनी संक्रिया करने के लिए उसको मौका नहीं देगा। कहानी का शीर्षक बताना ये तो और आसान हो जाएगा, तुरंत बता देगा, आप उसको कहानी सिखाए हैं तो। कहानी का प्रश्न निर्माण करना ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण बच्चे को लगेगा, और जो बच्चा इसको कर लेगा ना, आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा जो है ना सर्वाधिक कुशल और सही दिमाग का बच्चा है, यानी वह सृजनात्मक बालक है। तो इसीलिए ये गतिविधि अपनाना है ना, कुछ प्रश्न का निर्माण करो, कुछ क्वेश्चंस का निर्माण करो, यही सबसे बेस्ट गतिविधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बिना समय गंवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यह सवाल है आपका 119 का सवाल, जो कि है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय, प्राथमिक स्तर पर जो आकलन करते हैं, जो इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, खास करके असेसमेंट वाली बात करते हैं, तो आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो क्या मौखिक अभिव्यक्ति को, बात यहां भाषा, हिंदी भाषा का आकलन करने की हो रही है, तो लिखित अभिव्यक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, साक्षात्कार भी उतनी जरूरी नहीं होगा, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आकलन करने का। और सबसे आसान तरीका भाषा का आकलन करने का यही है, और खास करके प्राथमिक स्तर पर, ये वाला शब्द जुड़ गया ना, प्राथमिक स्तर पर जब बात करें हायर क्लास का, तो लिखित अभिव्यक्ति ले लीजिए, साक्षात्कार ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, लेकिन
लेकिन जब बात प्राथमिक स्तर का करें, छोटी क्लास का करें, 1 या 2 क्लास के बच्चे का अगर आप भाषा का आकलन करना करते चाहते हैं तो आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा जी, मौखिक अभिव्यक्ति। यानी बच्चों को ओरली उसको बोलने की मौका दीजिए। बच्चा ओरली बोलेगा, उससे कुछ पूछ लीजिए सवाल। जैसे यहाँ एक सवाल आया था कि आपको परिचित नदी के में आसपास कौन कौन सा चीजें हैं आपने देखा है, उसके बारे में आप उसको अनुभव शेयर करने के लिए दे रहे हैं। तो ये भी क्या भाषा का एक आकलन का ही तरीका है ना। तो ये क्वेश्चंस में भी कई सारा जवाब यहाँ छुपा हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कविता किस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये कविता है जो ना, कविता पाठ जो करवाते हैं बच्चे के अंदर और सिलेबस में भी होता है, उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है या महत्वपूर्ण नहीं पूछा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है भावपूर्ण पठन। अलंकार उतनी महत्वपूर्ण नहीं होते, छंद उतनी महत्वपूर्ण नहीं होते, व्याख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भावपूर्ण पठन, बच्चे कविता को जो पढ़ रहा है वो किस लय और किस भाव के साथ पढ़ रहा है, उसके अंदर उसके प्रति भाव है कि नहीं है, उसमें सेंसिटिविटी है कि नहीं, संवेदनाएं नहीं है कि नहीं है, वो महत्वपूर्ण होता है कविता में पाठ के अंतर्गत। तो कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा जी, भावपूर्ण पठन होगा। तो इसीलिए आप 120 क्वेश्चन के साथ ये जवाब खत्म हुआ, ये सेक्शन आपका हिंदी खत्म हुआ, लैंग्वेज। आशा करते हैं आपको बड़ा अच्छा समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मुझे लग रहा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छा सवाल था, खास करके ये पद्यांश कविता मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे के बारे में जो दिया गया है, और ये आसान भी था। तो चलिए हम लोग बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे यूट्यूब को चैनल को बार देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। और प्लीज अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस समय अच्छे कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है। यूट्यूब पर भतेरे ज्ञान आदमी टाइम पास करके चला जाता है, लेकिन मेन बात नहीं बताता है। चलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का।